गुड आफ्टरनून एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे एंड उनमें से एक पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि हमारे प्री एंड मेंस के लिए ज़रूरी है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और आर्टिकल है द रोड टू एंडिंग ट्यूबरकुलोसिस। ये आर्टिकल है द रोड टू एंडिंग ट्यूबरकुलोसिस। एंड इस आर्टिकल में ऑथर ने बात करी है कि कैसे आज के समय में ट्यूबरकुलोसिस जो है एक हमारा है पब्लिक हेल्थ इशू है, और कैसे इंडिया के पास आज के समय में G20 की प्रेसिडेंसी की अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को हम टीबी को और मिनिमाइज करने में, कंट्रोल करने में और ख़त्म करने में क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और क्या थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ऑथर ने बात करी है, और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी के थोड़े बेसिक्स के बारे में, थोड़े उसके एनालिसिस के बारे में, उससे रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन है। ये हमारे प्रीलिम्स के लिए पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में डिजीजेस और उनके कॉजल एजेंट्स के बारे में सवाल अक्सर आते हैं। तो हम इसकी एक इंटीग्रेटेड स्टडी करेंगे करंट अफेयर्स की और थ्योरी की। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि प्री और मेंस में इसका क्या रेलेवेंस है, और मेंस में ये कहाँ पे फिट होता है, कहाँ कहाँ पे हम इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसके एग्जाम्पल्स हम खुद लिख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, बेसिकली क्यों होता है, क्या बैक्टीरिया होता है, क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं इसके, कैसे होता है, इस इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस जिन एक कंटेम्प्रेरी जो रीज़न है जिसकी वजह से न्यूज़ में रहता है, MDR एंड XDR टीबी, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एंड एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, इसके बारे में बात करेंगे। और ये क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे। प्रेजेंटली टीबी का इंडिया में क्या स्टेटस है, इसके बारे में हम उसके बाद डिस्कशन करेंगे। और स्टेटस असल में ये है कि ट्यूबरकुलोसिस के रेट्स काफ़ी हाई हैं इंडिया में, ट्यूबरकुलोसिस के केसेस काफ़ी हैं हाई इंडिया में। और ये जानने के बाद हम इस हाई डिजीज बर्डन के रीजंस पढ़ेंगे कि इंडिया में क्यों है, और उसके बाद इसको और कम कैसे किया जा सकता है, इसके अगेंस्ट हम क्या एक्शंस ले सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने के लिए, बोथ इन इंडिया एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑथर ने क्या क्या चीज़ें सजेस्ट करी हैं कि हमें ट्यूबरकुलोसिस से लड़ने के लिए हम क्या क्या और आगे स्टेप्स ले सकते हैं। तो चलिए इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेलेवेंस, ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट प्रीलिम्स के लिए टॉपिक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर स्पेसिफिकली मेंस में सवाल आए, हो सकता है कि डिजीज़ेस के ऊपर या फिर पब्लिक हेल्थ के ऊपर सवाल आए और उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। एंड सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अलग अलग मेजर डिजीजेज हैं पब्लिक में जो फैलते हैं, एपिडेमिक्स हैं, क्या क्या उनके डिटेल्स हैं, क्या क्या उनके फैक्टर्स हैं, क्या कॉज करता है वो डिजीज़, और उन डिजीजेस से रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो प्रेजेंटली न्यूज़ में रहते हैं। प्रीलिम्स में अक्सर ऐसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको उस इनिशिएटिव से रिलेटेड एक यूनिक वर्ड दिया जाएगा या उस इनिशिएटिव का नाम दिया जाएगा, एंड आपसे पूछा जाएगा मैच द फॉलोइंग, या नीचे चार ऑप्शन होंगे कि इनमें से आप सही टिक करिए। तो ये आपका जानना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे अक्सर सवाल आ जाते हैं, अलग अलग डिजीजेस दे रखे होते हैं और पूछा जाता है कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, कौन सा प्रोटोजोआ कॉज करता है, कौन सा फंजाई कॉज करता है, कौन सा वायरस कॉज करता है, तो आपको मैच करना पड़ता है। तो इस पर्सपेक्टिव से ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़रूरी है। और मेंस में अगर देखा जाए तो कि MDR XDR टीबी क्या होता है, उसके क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं इसको कंट्रोल करने के, तो डिजीजेस इन जनरल और उनका एनालिसिस पार्ट हमारे मेंस के लिए ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं मेंस में भी ये कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है और आप कहाँ कहाँ इसे एज इस
टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप एग्जाम्पल की तरह कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप GS2 में यूज़ कर सकते हैं इस टॉपिक के अंडर कि इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज, और इसमें भी हेल्थ। और GS3 में आप इसे यूज़ कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। तो क्या क्या डिजीजेस से रिलेटेड नए नए साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमारे देश में, क्या क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। उससे रिलेटेड या इन जनरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिजीजेस से संबंधित सवाल आ सकते हैं। अब आते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस आज के समय में आज न्यूज़ में क्यों था। सबसे पहले तो आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है। ये वाली इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखिए। अक्सर स्टेट PCS के प्रीलिम्स में ऐसे सवाल आते हैं, आपको एक पर्टिकुलर डे दिया होगा और आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। तो 24 मार्च इज द डे फॉर वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। दूसरा करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है G20 की प्रेसिडेंसी हेड कर रहा है। काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स इंडिया डिस्कस कर रहा है और उनमें से वाराणसी में रिसेंटली, इन वाराणसी स्टॉप टीबी बोर्ड की एक मीटिंग हो रही है। एक ग्लोबल इनिशिएटिव है स्टॉप टीबी, और उससे रिलेटेड पॉलिसी के डिस्कशंस होंगे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इस पूरे एजेंडा को लीड कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। और इंडिया टीबी के मामले में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो इसलिए ये टीबी और इंडिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है कि करंट गोल क्या है हमारा ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित, कि एंड टीबी बाय 2030। प्रेजेंट ग्लोबल गोल है ये एक टाइप से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो आउट ऑफ ऑल मेजर डिजीजेस ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड अलग से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं इसको ख़त्म करने के लिए। क्यों किए हैं, क्या क्या इससे रिलेटेड और चीज़ें होती हैं, आगे देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के बेसिक्स क्या होते हैं। बेसिक्स क्या होते हैं, ये बेसिक वाला जो पार्ट है ये स्पेशली हमारे प्री के लिए काफ़ी रेलेवेंट है, तो इसको उस पर्सपेक्टिव से ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ नहीं है, फंगल डिजीज़ नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज़ है ये। एंड बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब टीबी जो है जनरली लोग समझते हैं कि लंग्स की बीमारी होती है, लेकिन लंग्स की तो होती ही है, उसके अलावा भी और शरीर के बाकी हिस्सों में भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो जो लंग्स में जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसे हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। एंड पल्मोनरी टीबी जो है इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं कि जिनकी वजह से लोगों को टीबी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। कि जो नॉर्मल फैक्टर्स तो होते हैं, लेकिन कुछ और फैक्टर्स होते हैं जैसे कि स्मोकिंग होता है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो 20 टाइम्स और संभावना होती है कि उनको टीबी हो जाए उनका, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी वीक पड़ जाता है। और दूसरी बात ऑक्यूपेशन, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं जिनसे लोगों को कुछ ना कुछ बीमारियां ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे कि जो लोग कोल माइनिंग, कोयले की खदानों में काम करते हैं, सिलिकॉन की खदानों में काम करते हैं, माइका हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया, तो ऐसा होता है कि ये जितने भी सब्सटेंस हैं ये पाउडर फॉर्म में जल्दी आ सकते हैं, और इसकी वजह से ये हवा में काफ़ी ज़्यादा देर तक या हवा में ये सस्पेंड हो सकते हैं, हवा में तैर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, लोग जब इन्हें कॉन्स्टेंटली हर रोज़ डेली बेसिस पे यहाँ पे काम करते हुए इनहेल करते हैं, तो ये लंग्स में जाके डिजीजेस कॉज कर देती हैं। और इसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो जल्दी हो सकता है। और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, जो लंग्स के अलावा भी हमें और कहाँ कहाँ हो सकता है, वो है बोन ट्यूबरकुलोसिस, ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से अक्सर लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, लिम्फ नोड्स में हो सकता है, और इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो इंपॉर्टेंट जानने की बात यह है कि ये सिर्फ लंग्स की बीमारी नहीं है, उसके अलावा भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ऐसा इस बेसिस पे भी आप एक सवाल इमेजिन कर सकते हैं।
और क्या है, इसके क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं, कब ऐसे पता चलता है कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। जैसे क्रोनिक कफ, कफ जो है लोगों को अगर 3 वीक से ज़्यादा हो, 3 हफ्तों से ज़्यादा हो, तो उन्हें जनरली एडवाइस किया जाता है कि वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए चेकअप करवाएं। फीवर हो कॉन्स्टेंटली, वेट लॉस होता रहे बिना किसी रीज़न के, स्प्यूटम में जब ब्लड आने लगे तब एक संभावना होती है कि हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस हो। और ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोज कैसे किया जाता है, उसकी क्या क्या जांचें होती हैं, किस किस तरीके की होती हैं। तो सबसे पहला होता है स्प्यूटम स्मीयर टेस्ट। जो स्प्यूटम होता है उसको जैसे कोविड के टाइम पे नोस्ट्रल्स में स्वैब्स के मदद से टेस्ट किया जाता था, तो थोड़ा बहुत उसी तरीके का टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट होता है। ये काफ़ी चीप होता है एंड थोड़ा फास्ट भी होता है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, एक एक नेगेटिव चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट नहीं होता है। जो हमने इंडेक्स में देखा था, एमडीआर और एक्सडीआर प्रकार के ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो बहुत बेसिक लेवल का टेस्ट होता है। उसके बाद आता है एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट से ये पता चलता है जो ट्यूबरकुलोसिस है वो कितना ज़्यादा रेजिस्टेंट है प्रेजेंटली जो हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। तो इस टेस्ट से फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चलता है कि कितने लेवल का ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है, ये टेस्ट के रिजल्ट आने में काफ़ी महीने लग जाते हैं, 2 से 3 महीने लग जाते हैं, तो काफ़ी स्लो टेस्ट है। भले ही ये सेंसिटिव ज़्यादा हो, एक्यूरेट ज़्यादा हो, तो इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। और आखिरी में है ट्यूबरकुलोसिस जीन एक्सपर्ट टेस्ट। ये एक नई टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी को यूज़ करके ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। और इसके बेसिस पे इंडिया ने एक खुद का टेस्ट बनाया है जो कि काफ़ी फास्ट है और काफ़ी इजीली एक्सेसिबल भी है। उसका नाम है ट्रू नेट टेस्ट। तो ये एक ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, वो आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ट्रू नेट, और नीचे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस दे रखे होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड। तो ऐसे जो की टर्म्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उनको जानना जरूरी होता है। आगे देखते हैं और क्या बेसिक्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के, कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ये फैलता कैसे है ट्यूबरकुलोसिस। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान पे आराम से फैल सकता है, जैसे कि कोविड हो गया, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन जो होता है जब मौसम बदलता है, उसी प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस भी फैलता है बाय कफिंग एंड स्नीजिंग। जब हम कफ करते हैं या छींकते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे थ्रोट के या हमारे नोज के, वो हवा में सस्पेंड हो जाते हैं, और जब कोई उन्हें इनहेल करता है तब वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो इट गेट्स इनटू द बॉडी एज इनएक्टिव टीबी एंड एक्टिवेट्स व्हेन इम्यून सिस्टम वीकेंस। तो ऐसे करके जब भी ट्यूबरकुलोसिस के जर्म्स कोई अपने अंदर लेता है, इनहेल करता है, तो ट्यूबरकुलोसिस तुरंत नहीं होता, वो उसकी बॉडी में बना रहता है, इनएक्टिव रहता है। और जैसे ही उनका इम्यून सिस्टम किसी वजह से खुद की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमज़ोर होने लगती है, तब जाके ट्यूबरकुलोसिस भी उभर आता है। तो ऐसे फैलता है ये। अब देखते हैं एमडीआर और एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। मान लेते हैं किसी को एक नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी अलग अलग टाइप के ट्यूबरकुलोसिस हैं उनके लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर आपको एक प्रकार का ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो उसमें ये मेजर ड्रग्स होती हैं, दूसरा प्रकार टाइप का ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उससे और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं, और होता है तो और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं। तो नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो ये होता है आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पिसिन। अब मान लीजिए किसी ने ये दवाएं ली लेकिन उसका ट्यूबरकुलोसिस खत्म ही नहीं हुआ, ओवर द टाइम क्या होता है, वो एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। क्या कि उनका इस मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्यूबरकुलोसिस जो है रेजिस्टेंट पड़ जाता है इन मेडिसिन से। तो तब क्या होता है, उस ट्यूबरकुलोसिस को हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कहते हैं, जो कि इन मेडिसिन से रेजिस्टेंट होता है। और जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है तब हमें और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हम जनरली देते हैं, जिनका नाम होता है एमिकैसिन एंड कैनामाइसिन। और
ऐसा भी कई बार होता है कि जब ये मेडिसिन भी ट्यूबरकुलोसिस को ठीक नहीं कर पाती हैं, ट्यूबरकुलोसिस फिर भी रहता है, तब उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। तब हम आखिरी में ये वाली मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं जिनका नाम है क्लोफेज़ामाइन एंड लाइमज़ोलेड। तो ये जनरली होता है, एक मेडिसिन काम नहीं करी, क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर ट्यूबरकुलोसिस है वो इवॉल्व कर जाता है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बनाने को। इसको हम जनरली क्या कहते हैं? एएमआर कहते हैं। एएमआर का क्या फुल फॉर्म होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये भी एक प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको और फर्दर पढ़ना चाहिए, जो कि आप खुद साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिजीजेस में आप थ्योरी में पढ़ते हैं। आगे आते हैं कि क्या क्या रीजंस होते हैं कि एमडीआर और एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस लोगों में फैलने लगता है। तो सबसे पहले इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। जब लोग अपनी जांच कराने जाते हैं तब उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं लग पाता कि उन्हें कौन सा ट्यूबरकुलोसिस है, नॉर्मल वाला है, एमडीआर है या एक्सडीआर है। और जब पता नहीं होता तो वो दवाएं भी गलत ले लेते हैं, और जब दवाएं गलत लेते हैं तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इनकरेक्ट यूज़ ऑफ मेडिसिन दूसरा है जो कि आजकल भी बहुत देखा जा रहा है। लोग क्या करते हैं, उन्हें हल्का सा सर्दी जुकाम होता है, वो लोग सीधे मेडिकल स्टोर पे एंटीबायोटिक्स खरीदने चले जाते हैं। कौन से एंटीबायोटिक्स हैं उन्हें ये नहीं पता, और कैसे खानी है, कितने दिनों में खानी है, रोज़ कितनी खानी है, बिना डॉक्टर के पूछे दवाएं खरीद के लोग खाने लगते हैं। इसकी वजह से जब ट्यूबरकुलोसिस होता है तो और रेजिस्टेंट होने लगता है ट्यूबरकुलोसिस। पुअर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। ऐसा देखा जाता है कई बार कि जो मेडिसिन होती हैं वो नकली होती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं, लो क्वालिटी की होती हैं। उन्हें खा रहे हैं हम मेडिसिन लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेडिसिन में मिलावट है बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ रीजंस हैं। और प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट ऑफ मोर देन 2 years। जब किसी को एमडीआर या एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस है तो जाहिर सी बात है कि उसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलेगा, उसे खूब ढेर सारी दवाएं खानी पड़ेंगी। लेकिन जब ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है तो उसके भी अलग ही समस्याएं होती हैं। इंक्रीज्ड टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी मतलब जो बॉडी को हार्म करने वाले सब्सटेंस होते हैं, कॉन्स्टेंटली लगातार दवाएं खाते 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 वो बॉडी को हार्म करने लगते हैं। और रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग्स। एक समय ऐसा आता है जब हम दवाएं खाते भी हैं लेकिन हमें आराम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो दवाओं का असर हमारी बॉडी पे कम पड़ने लगता है, क्योंकि हम इतने समय से वही दवाएं खाते आ रहे हैं। तो इनकी वजह से ये रीजंस हैं कि एमडीआर और एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। अब इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस का स्टेटस क्या है, यहाँ जानने वाली दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये डेटा भी आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। तो वो क्या है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट टीबी बर्डन है इंडिया में। जितने भी दुनिया में देशों में टीबी है उसमें से इंडिया की जनता की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है टीबी की। अप्रोक्सीमेटली ऐसा देखा गया है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट जो डब्ल्यूएचओ लाती है, कि लगभग लगभग ऑन एन एवरेज इंडिया में हर साल 26 लाख लोगों को ट्यूबरकुलोसिस होता है, उससे इन्फेक्ट होते हैं, और हर साल लगभग 4 लाख लोगों की मौत होती है टीबी की वजह से। और इंडिया में दुनिया के 26% टीबी के मरीज सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। तो इसलिए इंडिया अगर कोई इनिशिएटिव लेता है ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करने के लिए तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और ये हमारी एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न भी है कि हमारी जनता में ट्यूबरकुलोसिस बहुत है, और इससे डिजीज बर्डन इंडिया का काफ़ी बढ़ता है, और लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत बढ़ता है। तो अब रीजन क्या है कि इंडिया में दुनिया का ऑलमोस्ट 1/4 प्रपोर्शन टीबी के केसेस इंडिया में है। तो क्यों है ऐसा? तो सबसे पहला पुअर परफॉर्मेंस इन सोशल इंडिकेटर्स। ऐसा देखा गया है कि जो लोग पॉवर्टी में आते हैं, जो लोग हंगर से सफर कर रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन है, वो ज्यादा वल्नरेबल हैं टीबी के। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उनके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कम है, क्योंकि वो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये एक रीज़न है। लॉन्ग टर्म डायग्नोस्टिक डिलेज, पुअर एंड वीक पब्लिक हेल्थ सिस्टम,
नॉट प्रोवाइडिंग पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट। जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पे जांचें बहुत ज़्यादा जांचों के इक्विपमेंट्स नहीं हैं, लोग अच्छे से जाके जांच नहीं करा पाते हैं, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लोग जल्दी पहुंच नहीं पाते हैं। जो गांव के दूर दराज इलाकों के लोग हैं वो अपनी टीबी की जांच कराने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं, और जो हेल्थ केयर सिस्टम भी है वो जल्दी इसके रिजल्ट्स नहीं दे पाता है। इससे क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता है उनके अंदर टीबी है या नहीं, और जिनके अंदर होता भी है वो बढ़ता ही रहता है, और जब तक पता चलता है कि किस लेवल का टीबी है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। और जो ट्रीटमेंट भी होता है वहाँ जाके ट्रीटमेंट भी मांग लेने जो लोग जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। और अगला है, इंडिया स्टिल प्रिफर्स स्प्यूटम स्मीयर टेस्ट विच इज चीप बट आउटडेटेड। तो जैसे कि हमने पढ़ा था किन किन तरीकों से डायग्नोस होता है, तो सबसे पहला स्प्यूटम स्मीयर टेस्ट होता है। हाँ वो चीप है लेकिन बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इंडिया में अभी भी इसी को लेकर इसी मीन्स से इसी टेस्ट से हम जांचें करते हैं, तो ये एक आउटडेटेड तरीका है। उसके बाद है नॉट फॉलोइंग स्टैंडर्ड हेल्थ केयर ट्रीटमेंट फॉर टीबी, फिक्स्ड ड्रग डोज कॉम्बिनेशन। जनरली क्या होता है, लोगों को टीबी होता है, उन्हें दवाएं दी जाती हैं, लेकिन लोग दवा रेगुलरली खाते नहीं, छोड़ देते हैं अपनी डोजेस, या रेगुलरली लेते नहीं, या जो प्रिकॉशंस होने चाहिए वो प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उन्हें और ज़्यादा बीमारियां होने लगती हैं, और ज़्यादा टीबी की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अगला है कि कैसे हम इसे प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वैक्सीन्स का रोल आता है। और कौन सी वैक्सीन होती है टीबी को कंट्रोल करने के लिए? बीसीजी वैक्सीन होती है। बस ये जो वैक्सीन है ये सबसे पहले 1921 में आई थी, और अभी लगभग पिछले 2 साल में इस वैक्सीन को 100 साल हो चुके हैं। तो हम एक ही वैक्सीन 100 साल से यूज कर रहे हैं, और ये एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, जो कि लाइव एटेन्यूएटेड मतलब इसके अंदर एक्टिव बैक्टीरिया होता है जो कि बॉडी में जाके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, और ये एक कैटल से लिया गया है। ऐसा होता है कि हर ऑर्गेनिज्म की इम्यून सिस्टम अलग होता है, तो टीबी को लेके कुछ कैटल होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनकी इम्यूनिटी हमसे अच्छी होती है, तो वो इम्यूनिटी का पार्ट उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, करके हम अपने शरीर में डालते हैं ताकि हमारी खुद की इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, और इसकी वजह से 80% इम्यूनिटी हम लोगों को हमें हमें मिलती है। और उसके बाद प्रिवेंशन का है, प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक मास्क हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, और हाइजीन हो गई, जो बहुत जनरल सी चीज़ है, ये बहुत नॉर्मल अवेयरनेस वाली चीज़ है जो कि हमने कोविड के टाइम पे और जानी। उसके बाद होता है प्रॉपर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड ड्रग रेगुलेशन। जैसा कि हमने पढ़ा, अच्छे से डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, अच्छे से ट्रीटमेंट लोगों को नहीं मिल पाता है, ड्रग्स फार्मेसी पे कोई भी जाके ले सकता है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। तो इन चीज़ों पे अगर थोड़ा और बेहतर कंट्रोल हो, रेगुलेशन हो, तो टीबी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ सकता है। अब क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टीबी को लेके, तो कुछ इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हैं और कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं। ये चीज़ जानने के, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की काफ़ी ज़रूरी है, कि जैसे नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025, ये एक सवाल आ सकता है कि इंडिया कौन से ईयर में ट्यूबरकुलोसिस को एंड करना चाहता है, आपको ईयर दे सकते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का एक कैंपेन है, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। उसके बाद जो मिशन इंद्रधनुष है, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, बच्चों को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैक्सीन्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे लगनी है अलग अलग डिजीज से बचाने के लिए, उसमें बीसीजी वैक्सीन भी आती है। और ई निक्षय पोर्टल है, ये एक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है जिसमें ट्यूबरकुलोसिस के जो मरीज हैं उनको डायरेक्टली 500 रुपीज़ या कुछ लमसम उन्हें पैसा डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है, और ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, तो इससे लोगों की हमें डेटा मिलता रहता है कॉन्स्टेंटली। उसके बाद है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, उसमें भी ट्यूबरकुलोसिस का एक कंपोनेंट है। इसकी मदद से क्या हो सकता है कि हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर सकते हैं कितने नए लोगों को ट्यूबरकुलोसिस हुआ, कितना
कितने लोग अच्छे हो रहे हैं, या फिर क्या डिजीज बर्डन है, क्या मोर्टेलिटी रेट है इस चीज़ को लेके। तो और लोगों की जो पर्सनल मेडिकल हेल्थ प्रोफाइल्स है उनका डेटा गैदर करके उन्हें और बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये पूरा मिशन है। ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड इनिशिएटिव्स जो हैं वो WHO हेड करता है, और WHO ने अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज, अलग अलग टाइप के इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे NTB स्ट्रैटेजी, जिसमें एक पूरा फ्रेमवर्क देता है कि क्या क्या गवर्नेंस स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए टीबी को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग लेवल पे। उसके बाद ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट देता है WHO, जिसमें पूरा स्टैटिस्टिक होता है कि कितने लोगों को हर साल किस रीजन में ट्यूबरकुलोसिस हुआ, क्या स्टेटस है वहाँ पे इनिशिएटिव्स का, कितना बेटर हो रहा है सीन। तो इससे कांस्टेंट एक डेटा मिलता रहता है, अप टू डेट बने रहते हैं हम कि क्या स्टेटस है इस डिजीज को लेके। ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का एक टारगेट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट 3.3 में भी आता है, और हम वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं ताकि इसकी अवेयरनेस और बढ़ सके, इसके बारे में हम और लोगों को बता सकें, ताकि अब प्रिवेंटिव स्टेप्स और लिए जा सकें। MDR और XDR टीबी और जो ड्रग से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके बारे में लोगों को पता चले, ताकि लोग खुद ही प्रिकॉशन ले सकें इस चीज़ को लेके। तो आखिरी में इस आर्टिकल में ऑथर ने कुछ और इम्पोर्टेंट स्टेप्स की बात करी है कि हम आगे क्या क्या नए आइडियाज़ हैं, क्या क्या नई चीज़ें हैं, उनको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट एंड वाइड यूज़ ऑफ एडल्ट टीबी वैक्सीन। तो अभी तक जो हमने बात करी BCG वैक्सीन, ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड है, और ये सिर्फ बच्चों को दी जाती है, ये चिल्ड्रन को ही एडमिनिस्टर की जाती है। एडल्ट्स के लिए अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आती है कि हम कोविड के अपने पास्ट से हम अपने कोविड से सीखे हैं कि कैसे एक वैक्सीन, अगर कलेक्टिव ग्लोबल इनिशिएटिव लिया जाए और हर कोई अगर चाहे तो कोई ना कोई वैक्सीन हम बहुत कम समय में ज़रूर बना सकते हैं, और एक अच्छा सा ऐसे इनिशिएटिव भी लिया जा सकता है। और इसका प्राइम एग्जाम्पल है इंडिया। और जैसे इंडिया में हमने खुद ही अपनी अलग अलग तरीके की कोविड वैक्सीन बनाई थी, जैसे कोविशील्ड हो गई, कोवैक्सीन हो गई, वो भी बहुत कम समय में। तो ऐसे ही हम कोई ना कोई एक टीबी की भी वैक्सीन बना सकते हैं जो कि हम एडल्ट्स को दे सकते हैं। दूसरा है न्यूअर थेरेप्यूटिक एजेंट्स फॉर टीबी। जो MDR टीबी हो गया, XDR टीबी हो गया, उनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रग्स ही हैं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ दवाएं ही हैं। तो हम आगे और क्या कर सकते हैं अपने ड्रग्स में, अपने थेरेपी वाले एरिया में, और हम रिसर्च कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। इंडिया की खुद की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को और इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़े, लोगों के पास ऐसी दवाएं और एक्सेसिबल हों, और अच्छे प्रिस्क्रिप्शन के साथ एक्सेसिबल हों। और ऐसा भी कर सकते हैं कि दवाएं खाने की बजाय या फिर इंजेक्शंस के बजाय सिर्फ हम ओरली ऊपर से ही दवा खा के हम सही हो जाएं। अभी जितने भी ज़्यादातर टीबी के ट्रीटमेंट्स हैं वो इंजेक्टेबल्स होते हैं कि इंजेक्शन के तौर पे दिए जाते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव ये हम कर सकते हैं। एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टीबी डायग्नोस्टिक्स फॉर रैपिड, लो कॉस्ट एंड एक्यूरेट डायग्नोस्टिक। अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऑलमोस्ट हर एरिया में अब यूज़ किया जा रहा है, तो क्यों ना उसे यहाँ भी यूज़ किया जाए। हम ऐसे जांच की मशीनें बना पाएँ, ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाएँ जिससे कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम टीबी के लिए टेस्ट कर सकें, और दूर दराज इलाकों में भी जाके, रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में भी हम टीबी के डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमें ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के करंट अफेयर्स के बारे में, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करंट अफेयर्स और बेसिक थ्योरी जानने की ज़रूरत थी। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसे मेंशन कर सकते हैं और आपको आपका जवाब मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।